गुड मॉर्निंग बच्चों। तो इन प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड टिल स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और आज आप पढ़ने वाले हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो बच्चों सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि ये नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता क्या है। जब आप स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ रहे थे तो डिफेक्ट के बाद भी क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना जरूरी था, या यूं बोलो कि वहां पर चार्ज डिसबैलेंस नहीं होता था जब आप स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात कर रहे थे। तो जब आप नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करते हैं बच्चों, तो चार्ज और जो स्टाइकियोमेट्री है वो कई बार बैलेंस्ड नहीं रह सकती। इसको मैं बहुत छोटे से एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। जनरली जो डी ब्लॉक के मेटल होते हैं, जैसे मैं फेरस ऑक्साइड की बात कर लेता हूँ। अब ये फेरस ऑक्साइड की जो रैंकिंग है वो है आयरन पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आयरन 0.93 से 0.95 तक होता है पर ऑक्सीजन एटम। अब अगर मान लो बेटा यहाँ आयरन की बात करो तो आयरन 2+ फॉर्म में है और ऑक्सीजन का चार्ज 2 नेगेटिव होता है। जब ये 2 पॉजिटिव है ये 2 नेगेटिव है तो इसका मतलब ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही कि दोनों के नंबर इक्वल क्यों नहीं है। आयरन 93.95 के बीच में है, ऑक्सीजन पूरा 1 है, तो यहाँ कुछ ना कुछ तो इस क्रिस्टल में इम्परफेक्ट है, कुछ ना कुछ तो इम्परफेक्शन है इस क्रिस्टल में, है ना। तो इन सारी चीज़ों को बेटा हम पढ़ते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर। अब नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में जो सबसे पहला पॉइंट आज हम सीखेंगे वो होगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो आ जाइए, बहुत ध्यान से समझेंगे। ये जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है बेटा, बेसिकली इसको हमने 2 टाइप्स में कैटेगराइज कर रखा है। आउट ऑफ दोज फर्स्ट वन इज बाय एनायन वैकेंसीज। जो पहला मेटल डिफेक्ट हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे बाय एनायन वैकेंसीज, यानी जो एनायन की वैकेंसी क्रिएट होने से होता है। चलिए, तो मैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट को बेटा सबसे पहले आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। सिंपली समझो, आपके पास एक NaCl का क्रिस्टल है। अब इस NaCl के क्रिस्टल में आपने क्या किया बेटा, सोडियम की वेपर की प्रेजेंस में आपने इसको हीट दे दिया। सोडियम गैसियस स्टेट में लिया, वेपर लिया, एक सोडियम लैंप, और उसकी प्रेजेंस में आपने इसको हीट दिया। तो होगा क्या बेटा, ये जो सोडियम का क्रिस्टल है उसके सरफेस में सोडियम का डिपोजिशन होगा। समझ गए सभी। अब ये सोडियम की वेपर है तो सोडियम की वेपर जाके डिपॉजिट होगी क्रिस्टल में, ठीक है। तो इस डिपोजिशन के बाद बेटा जो क्रिस्टल के अंदर NaCl है, ध्यान से मेरी बात को समझेंगे आप बहुत अच्छे से। हर जगह पर यहाँ NaCl एक प्रॉपर अरेंजमेंट शो कर रहे होंगे, लाइक यहाँ पे Na देन Cl देन अगेन Na फिर अगेन Cl NaCl, है ना। इस टाइप का प्रॉपर अरेंजमेंट होगा क्रिस्टल के अंदर। तो जो ये क्रिस्टल के अंदर वाला एनायनिक पार्ट है ये क्रिस्टल को छोड़कर और सरफेस में आने वाले सोडियम की तरफ मूव करेगा। अब ये क्लोरीन उस सोडियम की तरफ मूव किया तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे उसकी वैकेंसी बन गई। जहां से ये क्लोरीन बाहर निकला वहां वैकेंसी बन गई। अभी ये Na तो इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा क्योंकि Na अभी एक एटॉमिक फॉर्म में क्रिस्टल के ऊपर डिपॉजिट है। लेकिन जैसे ही ये Cl- बेटा उसके करीब जाएगा तो Cl- उसके करीब जाने के बाद वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और खुद Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ये Na+ में कन्वर्ट हो गया, Cl- यहाँ पे आ गया, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रॉपर लगने लग जाएगा। और यहां से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, Na से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है वो क्रिस्टल के बाहर कहीं नहीं जाएगा, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन आके इसी वैकेंसी में, जहां वैकेंसी क्रिएट हो गई एनायन के निकलने की वजह से, वहां पे जाके अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का बच्चों इस तरह से किसी वैकेंसी में जाके ट्रैप हो जाना, पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेना, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रैपिंग डिफेक्ट। यानी एक चीज आप यहां से ध्यान रखेंगे कि जो बाय एनायन वैकेंसीज मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है उसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रैपिंग डिफेक्ट भी बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रैपिंग डिफेक्ट? कि इलेक्ट्रॉन कैटायन से निकल के आया और एनायन ने जो वैकेंसी क्रिएट किया था वहां पर जाकर वो इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई कर लिया। अब हमारा कंसेप्ट ये कहता है बेटा कि इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट अनस्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल, इससे ज्यादा अनस्टेबल कोई होता नहीं। तो जब इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा अनस्टेबल है तो वो इस वैकेंसी में आके पोजीशन ऑक्यूपाई कैसे कर सकता है? तो ऑक्यूपाई पोजीशन तो बेटा इलेक्ट्रॉन ने इसलिए ऑक्यूपाई कर लिया क्योंकि इधर Na पॉजिटिव थे,
Na पॉजिटिव चार्ज था, तो उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हुआ और यहाँ पे आके पोजीशन ऑक्यूपाई उसने कर लिया। लेकिन खुद को वो स्टेबल कैसे करे, इसके लिए बेटा इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को कम करता है। और एनर्जी कैसे कम करता है? रेडिएशन को एमिट करके। आप जानते हो, आप 11th क्लास से ये चीज सीखते हुए आ रहे हो कि व्हेन एवर ए पार्टिकल इज अनस्टेबल और इन मूवमेंट सिंस इट इज चार्ज्ड तो इट विल सेक्रेट रेडिएशन। मैक्सवेल थ्योरी आपको पता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है बेटा यहाँ से रेडिएशन एमिट करेगा। वो जो रेडिएशन होता है बेटा, हम ऐसा मान के चलते हैं कि वो हमेशा विजिबल रेंज में होता है। यानी इस रेडिएशन के एमिट होने से डेफिनेटली ये जो पॉइंट है ये कुछ कलर प्रोड्यूस करेगा। और हमारे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बेटा इसके कलर प्रोड्यूस करने की वजह से इसको हम एक नया नाम देते हैं, दैट इज एफ सेंटर। और ये जो एफ सेंटर वर्ड आया है ये जर्मन वर्ड फॉर्बेनजेंटर से आया है। शॉर्ट में उसको फॉर्बे भी बोलते हैं, ठीक है। इसका कंप्लीट नेम है फॉर्बेनजेंटर, और फॉर्बेनजेंटर का मतलब होता है कलर प्रोड्यूसर। यानी अगर हम कहीं पर एनायन वैकेंसीज की वजह से कोई इलेक्ट्रॉन ट्रैप हुआ है तो डेफिनेटली वो क्रिस्टल कलरलेस से कलर्ड हो जाएगा, कलर प्रोड्यूस हो जाएगा, उसमें कलर आने लग जाएगा। तो क्या हुआ अल्टीमेटली बेटा ये वाई एनायन वैकेंसीज कि व्हेन एवर एनी क्रिस्टलाइन सॉलिड इज हीटेड विद द प्रेजेंस ऑफ इट्स नेटिव मेटल, that metal get deposited on the surface, and due to its deposition anion creates vacancy and move towards that metal. That metal loses its electron to form electrostatic or ionic bond with the negatively charged particle, and the liberated electron get trapped to the vacancy created by anion. ठीक है ना? तो since this electron is trapped here, that's why this is known as electron trapping defect. ठीक है, electron trapping defect. After electron trapping defect, to summarize the energy, to equalize the energy of electron, radiations are secreted which lies in visible range. That's why such crystal produces color, and this electron trapping area is known as epicenter or Farbenzenter. ठीक है, तो ये होता है बेटा एनायन वैकेंसीज के अंदर। अब अगर मान लीजिए बेटा ये NaCl ना लेके आपने LiCl लिया होता और वहां पर आपने लिथियम की वेपर में इसको हीट दिया होता, तो सेम यही फिनोमेना होता बेटा। जनरली जब आप सोडियम लेते हो तो उस टाइम पे आपको येलो ब्राउन रेंज का कलर मिलता है, लेकिन लिथियम के केस में बेटा यही कलर पिंक हो जाता है। सपोज दैट आपने KCl लिया होता तो KCl के केस में बेटा यही वेपर जो पोटेशियम की है सेम फिनोमेना होगा और इसका कलर वॉयलेट या पर्पल के रेंज में आएगा। ठीक है, तो ये होता है बेटा एप सेंटर। जल्दी से आप इसके डायग्राम को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट्स। फर्स्ट आपने पढ़ लिया ड्यू टू एनायन वैकेंसीज, और अब आप करने जा रहे हो एक्स्ट्रा कैटायंस एट इंटरस्टिशियल साइट्स। तो इसको भी बेटा एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। जैसे सपोज दैट आपके पास जिंक ऑक्साइड ZnO का क्रिस्टल है। अब इस जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को आपने बेटा हीट दिया। डेफिनेटली बेटा हीट देने से होगा क्या कि ये जो ZnO है ये यहाँ से Zn2+ बना के रिलीज हो जाएगा। ये जो O आप देख रहे हो बेटा ये हाफ O2 बना के रिलीज होगा। डेफिनेटली जब ये ऑक्सीजन बेटा O2 में कन्वर्ट हुआ यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से 0 हो गया, तो इसने इलेक्ट्रॉन भी रिलीज किए होंगे, है ना। ये सब क्यों हुआ? हीट की वजह से हुआ। तो इस टाइप के चेंजेस में देखो अब क्रिस्टल के साथ क्या होता है बेटा, ये जो क्रिस्टल था वहां जहां से ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन रिमूव होता है तो Zn2 जो +2+ जो फॉर्म हुआ ये बेटा साइज में छोटा हो जाने की वजह से अपने लैटिस साइट को छोड़ देता है। जैसे पहले तो देखो ये जिंक और ऑक्सीजन बिल्कुल प्रॉपरली अरेंज रहे होंगे, है ना, लेकिन जैसे ही बेटा ये हीट देने की वजह से ऑक्सीजन ने अपनी पोजीशन को गिव अप किया, छोड़ दिया, वैसे ही क्या होगा बेटा कि Zn2+ अपनी साइट को भी छोड़ देगा। अब ये Zn2+ अपनी साइट को क्यों छोड़ेगा? क्योंकि Zn2+ अब साइज में पहले से ज्यादा छोटा हो चुका है। ऑब्वियसली बेटा यहाँ पर Zn2+ ऑलरेडी है, इस बात को समझिएगा। Zn2+ अभी भी ये है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है बच्चों। ये भी Zn2+ है, ये भी Zn2+ है, लेकिन यहाँ पर इस Zn में क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी जो थी बेटा वो अफेक्टिव थी। जब तक ये ऑक्सीजन के साथ था यहाँ पर लैटिस एंथैल्पी इसकी ज्यादा अप्रोच में थी जिंक के।
लेकिन जैसे ही बेटा यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया, ये प्रॉपर Zn2+ बन गया, यानी कि अब इसके आसपास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ गया। तो कंपैरेटिवली ये वाला जो Zn2+ यहाँ पर आप देख रहे हो, इस Zn2+ के कंपैरिजन में ये ज्यादा मोबाइल हो गया और इसका जो साइज है वो थोड़ा सा और कंप्रेस हो गया, है ना, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये अपनी पोजीशन को अब बेटा छोड़ देगा, लैटिस साइट को छोड़ देगा, और लैटिस साइट को छोड़ने की वजह से बेटा ये कहीं पर किसी इंटरस्टिशियल साइट में जाके अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है बेटा, यहाँ ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, तब तो ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हुआ, तो जो ये इलेक्ट्रॉन होता है बेटा वो भी इस साइट को छोड़ देता है, लैटिस साइट को छोड़ देता है। जैसा कि आपने मेटल एक्सेस डिफेक्ट का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, ड्यू टू एनायन वैकेंसीज, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन लैटिस साइट में ट्रैप हो रहा था। यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रैप नहीं होगा, बल्कि जिंक के जैसे इलेक्ट्रॉन भी बेटा लैटिस साइट में आ जाएगा। ठीक है, यानी जो कैटायन है वो भी लैटिस साइट में होगा और इलेक्ट्रॉन भी लैटिस साइट में होगा। तो सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट। और इंटरस्टिशियल साइट में बेटा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कलर प्रोड्यूस करेगा, यानी ये जो जिंक पहले व्हाइट कलर का था ZnO, उसका कलर येलो हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन अब रेडिएशन को एमिट कर रहा है इंटरस्टिशियल साइट से। ऐसा इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हो बच्चों, सेम लाइक NaCl आपके पास है। अब NaCl के केस में भी यही होगा, हियर यू आर हैविंग NaCl, जैसे ही आपने बेटा इसको हीट दिया तो ये कन्वर्ट होगा Na+ में, प्लस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2 में, है ना, और साथ में निकलेगा इलेक्ट्रॉन। तो अब ये वाला जो बेटा Na है, इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स खत्म हो गया, है ना, इसकी जो लैटिस एंथैल्पी है वो कम हो गई, तो इससे इस Na से ज्यादा मोबाइल हो गया ये Na+, इसका साइज भी थोड़ा कंप्रेस हो गया, तो ये भी क्रिस्टल के इंटरस्टिशियल साइट में चला गया, इलेक्ट्रॉन भी इंटरस्टिशियल साइट में आ गया। यानी कंपैरेटिवली बेटा उस क्रिस्टल के एटमॉस्फेयर में, समझिएगा मेरी बात को, क्रिस्टल के एटमॉस्फेयर में बेटा कंपैरेटिवली जो कैटायन के नंबर हैं वो इंक्रीज हो चुके हैं, और जब ऐसे कैटायन के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं तो इसी को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? तो स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का ये जो सेकंड पोर्शन है, यहाँ पर एब्सेंटर कौन बनाएगा? इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी एब्सेंटर इलेक्ट्रॉन ही बनाएगा, लेकिन वहां पर एब्सेंटर बन रहा था बेटा फर्स्ट वाले पोर्शन में कि जब एनायन निकलता था जहां से, उसी पोजीशन पे एब्सेंटर बनता था। लेकिन मेटल एक्सेस डिफेक्ट के एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट वाले टाइप में जो एब्सेंटर बनेगा वो इंटरस्टिशियल साइट पे बनेगा। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। फाइन, जल्दी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बेटा कुछ स्पेशल फीचर्स और कंसिक्वेंसेस के बारे में बात करनी है। जैसे सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, दोनों टाइप में आपने क्या देखा, दोनों बार ये देखा कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा वो क्रिस्टल में आते हैं, चाहे आप मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसीज की बात करो, चाहे आप एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट्स की बात करो, दोनों केसेस में आपको मेटल एक्सेस डिफेक्ट में इलेक्ट्रॉन मिलते हैं कि वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर आते हैं, है ना। तो बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए बेटा, इस वजह से इनकी कंडक्टिविटी जो है इंक्रीज होती है इन सॉलिड्स की। लेकिन बेटा मैं ये नहीं बोलूंगा कि इतनी ज्यादा कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है कि ये कंडक्टर में क्लासीफाई किए जा सकें। कंडक्टर आप इनको नहीं बना सकते, बल्कि केवल इतनी ही इनकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी कि ये सेमी कंडक्टर के जैसा बिहेव कर सकें। बाय द वे, आप सेमीकंडक्टर अभी अगले टॉपिक में करोगे, फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में आप सेमीकंडक्टर के बारे में बहुत अच्छे से सीखोगे। और एक सिंपल सी बात हम जान लेते हैं कि सेमीकंडक्टर्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय अप्लाइंग स्मॉल एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स अगर हम लगा दें तो कंडक्टिविटी शो करने लगते हैं, उनको हम सेमीकंडक्टर मानते हैं, है ना। तो जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट शो करने वाले बेटा सॉलिड हैं वो सेमीकंडक्टर के जैसा बिहेव करते हैं। लेकिन ये सेमीकंडक्टर के जैसा बिहेव किसकी वजह से कर रहे हैं बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कर रहे हैं। मतलब अगर ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी अगर इनसे कंडक्ट होगी तो उसके पीछे जो सबसे रिस्पॉन्सिबल चीज होगी बेटा वो इलेक्ट्रॉन होगी। और हर वो सेमीकंडक्टर बेटा जिसमें इलेक्ट्रॉन, एक्सेस इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, उनको हम एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना। यानी जो हमारे पास
मेटल एक्सेस डिफेक्ट शो करने वाले सॉलिड होते हैं वो एन टाइप के सेमीकंडक्टर बनाते हैं। इस बात को ध्यान से समझिएगा कि जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट शो करने वाले सॉलिड्स होंगे वो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस बात को ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, देखो यहाँ पर हर बार आप देख रहे हो कि जैसे ही कोई मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है यू गेट फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा अनपेयर्ड होते हैं। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कभी भी कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट करने वाले सॉलिड्स का मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, तो आपने ये बात पढ़ा होगा कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं, ऑल द सब्सटेंसेस दैट शो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट शो करने वाले जो सॉलिड्स होंगे वो पैरामैग्नेटिक नेचर के होंगे। थर्ड पॉइंट, वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जितने भी मेटल एक्सेस डिफेक्ट शो करने वाले सॉलिड होते हैं सभी के सभी बच्चों कलर्ड होते हैं। अब एक क्वेश्चन था एसर्जन रीजन टाइप का, उसमें ये था कि एसर्जन जो था वो ये था कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट इज शॉर्टकी टाइप डिफेक्ट इन नेचर। ठीक है, ये एसर्जन था। रीजन था इन मेटल एक्सेस डिफेक्ट वैकेंसी इज क्रिएटेड। तो आपका ऑप्शन वहां क्या जाना चाहिए, ए ऑप्शन जाना चाहिए। तो रियल में बेटा इस चीज को आपको यहां ध्यान रखना है कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट इज अ टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट, और आयनिक सॉलिड की आप बात कर रहे हो तो वैकेंसी को आप आयनिक में क्या बोलते हो, शॉर्ट की डिफेक्ट, है ना। तो ये शॉर्ट की टाइप का डिफेक्ट होता है, मतलब यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट होती है। ठीक है, जितने भी ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स होंगे डेफिनेटली वहां पर हर हाल में पार्टिकल्स जो है बाहर जा रहे होंगे, एस्केप कर रहे होंगे, तो इसका मतलब उसको हम शॉर्ट की डिफेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके कंसिक्वेंसेस नोट करिए। डिस्कस करते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। फाइन बेटा, तो जैसे आपने नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में मेटल एक्सेस डिफेक्ट पढ़ा, वैसे ही होता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, और इसको भी बेटा हम दो ही टाइप से क्लासीफाई करते हैं। जैसे वहां पे आपने फर्स्ट पढ़ा था ड्यू टू एनायन वैकेंसीज, यहाँ पर फर्स्ट होता है बेटा ड्यू टू कैटायन वैकेंसीज। तो सबसे फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे बेटा वो कैटायन वैकेंसीज वाला डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेकंड यहाँ भी बेटा होगा एक्स्ट्रा एनायंस इन इंटरस्टिशियल साइट्स। तो चलिए पहले हम कैटायन वैकेंसीज वाला डिस्कस करते हैं। बहुत सिंपल सी बात आपको यहाँ करनी है। जनरली ये वैकेंसी, ये वाला डिफेक्ट जो है बेटा आप डी ब्लॉक के मेटल के थ्रू समझोगे। डी ब्लॉक के मेटल्स की बेटा एक खासियत होती है, क्या स्पेशलिटी है उनकी, कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी एलिमेंट है, मैं निकल की बात कर लूँ, आयरन की बात कर लेते हैं, ये सारे मेटल्स बेटा ऐसे होते हैं जो कुछ जगह पर +2 तो कहीं पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बेटा इनका। दैट इज ओनली ड्यू टू देयर अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल। इनका जो अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल है उस वजह से ये +2 +3 +4 वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल चार्जेस ये शो कर सकते हैं, है ना। तो कई बार हमारे पास बेटा कुछ ऐसे क्रिस्टल होते हैं कि जिनमें आपको देखने को ये मिलेगा कि वहां पर ऑक्सीजन या एनायन के कंपैरिजन में कैटायन के नंबर कम है। जैसे आपके पास एक कंपाउंड है दैट इज निकल ऑक्साइड, NiO आपके पास है। अब यहां पर देख के आपको लग रहा होगा कि निकल इज शोइंग +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, पर अगर आप इसकी स्टाइकियोमेट्री चेक करो तो आपको पता चलेगा कि निकल इज हियर 0.97 एंड ऑक्सीजन इज कंप्लीट 1। मतलब अगर मैं इसमें 100 एटम ऑक्सीजन और निकल रेशो की बात करूं किसी क्रिस्टल के अंदर, और ऑक्सीजन वहां पर 100 है तो निकल 97 ही है। तो ऐसा कैसे होता है, कैटायन वैकेंसीज कैसे बनती हैं कि जब हमारे पास देखो Ni 0.97 आया यानी 97 ही निकल है इस पूरे क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में, तो 3 निकल तो बेटा हमारे पास इसका मतलब नहीं है 3 जगह पर वैकेंसी बनी होनी चाहिए, है ना। क्योंकि यहाँ पर निकल अगर +2 हुआ, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव हुआ, तो पर ऑक्सीजन पर निकल हमें चाहिए इक्वल नंबर में दोनों होने चाहिए बैलेंस करने के लिए इसको। पर होता क्या है कि निकल, कुछ निकल ऐसे होंगे जो Ni2+ फॉर्म में ना होके Ni3+ फॉर्म में होंगे। तो बिकॉज ऑफ देयर दिस +3 चार्ज हमें निकल की वैकेंसीज मिल जाएंगी। तो वहां ऑक्सीजन तो कंप्लीट है, जितनी लैटिस साइट्स ऑक्सीजन के लिए होनी चाहिए हर एक लैटिस साइट में ऑक्सीजन होगा, लेकिन जितनी लैटिस साइट्स निकल की होनी चाहिए उन सभी लैटिस साइट्स में निकल नहीं होगा। कुछ एक निकल स्केप कर चुके होंगे, उस लैटिस साइट्स में नहीं होंगे Ni3+ में हो जाने की वजह से, है ना। तो वहां पर कैटायन की वैकेंसी बन गई। दैट्स व्हाई सच टाइप ऑफ मेटल डिफेक्ट इज नोन एज मेटल डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। ठीक है,
तो जो ये मेटल डिफेक्ट इन कैटायन वैकेंसीज है, हमें डिस्कस करना चाहिए कि किस टाइप के बच्चों न्यूमेरिकल बनेंगे इससे। तो बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल्स बनते हैं, उनको समझना। पहले इस चीज को ध्यान रखना है, ये बनता कैसे है। मैं एक बार दोबारा आपको डायग्राम से समझा देता हूँ, ये दोबारा से समझने की कोशिश करना। जैसे आपको मिले आयरन की रैंकिंग। अब आयरन की रैंकिंग में आपको फॉर्मूला मिला कि आयरन इज 0.95 एंड ऑक्सीजन इज 1.00। तो व्हाट डज इट सिंपली मीन? इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि आयरन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ अगर क्रिस्टल आपके पास है ना, तो उसमें आयरन और ऑक्सीजन का अरेंजमेंट कुछ ऐसे है कि आयरन तो आपको मिलते हैं केवल 95, 100 अगर एटम अरेंज करूं तो, और ऑक्सीजन मिलते हैं पूरे 100। तो 95 आयरन 100 ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस कर पाएंगे? ऐसे कि कुछ आयरन इनमें 2+ ना होके 3+ हो रहे होंगे। जैसे इतने 2+ हैं और ये वाला आयरन 3+ है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को डोनेट कर सकता है इजिली, है ना। तो सच टाइप ऑफ, अब जैसे मान लो सपोज दैट यहाँ पे आपने 3+ बना दिया, तो किसी ऑक्सीजन को 2 3+ अगर यहाँ पे हो गए, सपोज दैट 2 3+ यहाँ पे हो गए, तो यहाँ पे आपने 2+ बना रखा है, यहाँ 2+ बना रखा है। 3+ का मतलब हो गया 6, 3+ का मतलब 2 आयरन से 6 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। तो ये तीनों ऑक्सीजन को तो ये 2 आयरन ही मिलके बैलेंस कर देंगे, इस वाले आयरन की जरूरत है ही नहीं, तो यहाँ पर वैकेंसी बन जाएगी, है ना। तो सिंस वैकेंसी इज क्रिएटेड हियर, समझ गए सभी, वैकेंसी इज क्रिएटेड हियर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसीज। यहाँ पर कैटायनिक वैकेंसी बन गई है, आयरन की जरूरत यहाँ पर है नहीं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसीज। अब इसके क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे, मैं आपको सिंपल सा कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे। ये आयरन के केस में स्पेशली बेटा इसके 2 स्ट्रक्चर बनते हैं, एक होता है वुस्टाइट और एक होता है स्पाइनल स्ट्रक्चर फेडराइट, है ना। तो अभी हम वुस्टाइट की बात कर लेते हैं। आपको क्वेश्चन इसके कैसे मिलेंगे जनरली कि यू हैव कंपाउंड या आयरन ऑक्साइड कंपाउंड वेयर द सिंपल स्टोइकियोमेट्री इज आयरन 0.93 एंड ऑक्सीजन 1। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ Fe2+ एंड Fe3+? दोबारा क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन आपको कैसे मिला कि यू हैव अ क्रिस्टल विद फॉर्मूला Fe 0.93 एंड ऑक्सीजन 1.00। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ आयरन ऑफ 2+, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ Fe2+ एंड 3+ हियर? तो कैसे आप इसको सॉल्व करोगे? अब ये बैलेंस तो कर रहे हैं एक दूसरे को, बेशक आयरन के नंबर कम है लेकिन ये बैलेंस तो कर रहा है ना। तो इसको बैलेंस कैसे सॉल्व कैसे करोगे आप? कि आपने मान लिया कि ये Fe93 बेशक से है लेकिन इसमें 2 आयरन है, एक Fe2+ है और एक 3+ है, ठीक है, ठीक है। तो आपने ये मान लिया कि इसमें जो Fe2+ है उसके आपने x मॉलिक्यूल ले रखे हैं, x पार्टिकल्स जो हैं, x एटम्स जो हैं Fe2+ के। तो Fe3+ के कितने हो गए? 93 - x, चलेगा। अब ये बैलेंस तो कर रहा है इसको, तो Fe का आपने 2+ चार्ज लिया, तो मैं लिख सकता हूं कि 2x + 3 × 93 - x इज इक्वल टू ऑक्सीजन 1 है। जैसे आपने इसको 0.93 को 93 माना, वैसे ही ऑक्सीजन 1 को आप 100 मान लोगे, तो इट इज 100। लेकिन जैसे इसको आपने 2 × x किया क्योंकि 2+ चार्ज था, वैसे ही ऑक्सीजन को 2 × 100 करोगे, है ना। इसको 2x किया क्योंकि 2+ चार्ज था, तो ऑक्सीजन भी 200 हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 नेगेटिव चार्ज होता है, चलेगा। इसको आपने सॉल्व कर लिया, क्या आ गया ये 2x + 93 279 - 3x इज इक्वल टू 200, चलेगा। तो इसको आपने कैंसिल किया, नेगेटिव नेगेटिव ये आ गया -x, ये आ गया -79, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 79, तो x की वैल्यू 79 आई है, ठीक, x की वैल्यू 79 है, मतलब कि 0.93 में 79 आ रहा है Fe। तो अब इसका फ्रैक्शन आपको निकालना है, तो फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? Fe2+ आपको निकालना है ना, तो 2+ निकालने के लिए टोटल यानी कि 79 डिवाइडेड बाय 93, डन। ये किया आपने, जो वैल्यू मिली वो Fe2+ की हो गई, ठीक है। और जो वैल्यू बची उसमें x की वैल्यू को आपने 93 में से आपने 79 को माइनस कर दिया, आपको 14 मिल गया, 14 डिवाइडेड बाय 93 हो गया Fe3+, Fe2+ इतना हो गया और Fe3+ इतना हो गया। तो ऐसे आप इसके क्वेश्चन करोगे।
कैटायन वैकेंसीज के अलावा बेटा जो आपने इंटरस्टिशियल साइट एट एनायन वैकेंसी किया था वो बहुत कॉमन नहीं होता, क्योंकि एनायन का साइज बड़ा होता है, तो एनायंस का इंटरस्टिशियल साइट में जाना मुश्किल होता है। तो जिसका सेकंड टाइप मैंने आपको बताया था कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू एनायंस एट इंटरस्टिशियल साइट, वो कॉमन नहीं है। उसमें रियल में होता क्या है कि एनायंस पहुंच जाते हैं इंटरस्टिशियल साइट में, पर कॉमन क्यों नहीं है? क्योंकि इंटरस्टिशियल साइट्स में एनायंस का साइज बहुत बड़ा है, तो एडजस्ट करना मुश्किल होता है, तो एक कॉमन डिफेक्ट नहीं है। तो यहां तक आपको करना है, इसके आप एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट थिंग्स इसकी बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।